feel like I'm losing my mind. हैं बायर के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें इजी हो गई हैं पहले के मुकाबले। मेनली तो यही आता है कि जो पोजीशन, जो पैसा बिल्डर का प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में लग रहा है, उसकी वजह से उसको पोजीशन इजीली चीज़ें बन जाती है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ लोन आसानी से हो जाता है? लोन हो जाता है, जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उनमें लोन हो जाता है। जो नॉन रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उसमें लोन में दिक्कत आती है। अच्छा। या तो नहीं होता है, या फिर जो आपके NBFC होते हैं उनके थ्रू होता है, जिसमें जो ROI है, रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा हाई है। अगर यहाँ पर कोई परचेज करता है तो और वो यहाँ रहना नहीं चाहता तो यहाँ रेंटल इनकम शुरू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर जो नॉर्मली 2 BHK की अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो लगभग 12-15 हज़ार रुपये के आसपास का रेंटल यहाँ मिल जाता है। अगर मैं अच्छे सेगमेंट में चला जाता हूँ, जैसे मैंने आपको एज डिवाइनो बताया या गॉड सिद्धार्थम बताया, गॉड सौंदर्य मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे 2 BHK का रेंट लगभग 20,000 रुपये के आसपास में आ जाती है चीज़ें। अच्छा। वैसे इन प्रॉपर्टीज़ में साइजेस भी थोड़ा सा बड़े ही है, तो छोटे साइजेस में नहीं है अवेलेबल, तो उसमें रेंटल वैल्यू थोड़ा सा अच्छी मिल जाती है इन द कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल सोसाइटीज़। अच्छा, एक बात और बताइए आप, सपोज कीजिए कि किसी आदमी की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है और वो एक अच्छे खासे प्रीमियम सेगमेंट में अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, तो और वो भी रेंट पे रह रहा है, तो वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है? थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। देखिए, अगर एक आदमी की 1 लाख रुपए मंथली इनकम है तो जो उसका लोन होगा वो मैक्स टू मैक्स 55 से 60 लाख रुपए तक का होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लोन का जो नॉर्मल रेंज आती है वो मैक्स टू मैक्स 80 से 85% तक की आती है, इससे ऊपर का लोन उसमें नहीं हो पाता है। तो अगर 60 लाख रुपए का वो या 55 लाख रुपए का वो लोन ले रहा है तो, और ये 80% है, तो 20% यानी कि तकरीबन 15 लाख रुपए से अपनी जेब से लगानी पड़ेगी। अच्छा। तो 65-70 लाख रुपए में वो अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास लगभग 20 लाख रुपए होनी चाहिए। ओके। और उसकी EMI कितनी स्टार्ट हो जाएगी? लगभग की बात कर रहे हैं हम लोग, फिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 50 लाख रुपए का बंदा लोन लेता है तो उसकी लगभग 40 से 42 हज़ार रुपये के आसपास की उसकी EMI शुरू हो जाएगी। और ये लोन भी जो होगा, ये इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि उसका कोई फ्री लोन तो नहीं चल रहा है। कोई प्रॉपर्टी के ऊपर या कोई व्हीकल के ऊपर या किसी अन्य सामान के ऊपर उसका कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर उसका कोई लोन चल रहा है तो डेफिनेटली जो लोन अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा एज पर ही इज पेइंग EMI फॉर द अदर लोन्स। अच्छा, मतलब कुल मिला के अगर वो एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेता है और 20,000 रुपये कहीं पर रेंट पे रह रहा है तो वो 20,000 रुपये वो रेंट का सोचे कि वो रेंट में जा रहा है, और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा में उसको वर्डन आ गया जो कि EMI में जा रहा है 40,000 रुपये के आसपास, है ना? आपका पर्पज़ यही है ना? और उस पर वो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स में छूट भी देती है गवर्नमेंट। नहीं, अब उसमें वो चीज़ें नहीं है। वो जो है इनकम टैक्स में जो छूट आती है वो लोन की EMI पर आती है, उसकी एक लिमिट होती है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल सेक्टर 1 में तो ऑलमोस्ट सभी बिल्डर्स ने कंप्लीट कर दिया है काम, या कुछ अभी ज़्यादातर अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी, जैसे आपका एक अंतरिक्ष ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि डिलाइट ग्रुप ने उठा लिया है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक विहान ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिसमें 1 टावर का OC आ गया है, 2 टावर का OC आने वाला है। इसके अलावा कैपिटल अथीना में अभी पोजीशन ऑफर होने में लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। और इसके अलावा राइस के जो फ्लैट्स हैं उनमें अभी टाइम लगेगा। एपेक्स अल्फाबेट बन रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तो देयर इज एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। तो आपके हिसाब से जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए किसी बायर को, या फिर सीधा मतलब प्रॉपर्टी पोजीशन वाली पे जाना चाहिए? डिपेंड करता है कि वो EMI का कितना बर्डन अभी उठाने के कंडीशन में है। अच्छा। अगर वो अपनी पूरी EMI अभी पे करने की कंडीशन में